बिकम्स एसिटिल ग्रुप। पायरेवेट का कन्वर्जन किस में हो जाता है? तो एसिटिल ग्रुप के अंदर हो जाता है। एंड एसिटिल ग्रुप को एक कोएंजाइम आके मिलता है, और जैसे एसिटिल को कोएंजाइम मिलता है उससे बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एसिटिल कोएंजाइम ए। ये ऐसे पायरेवेट से एसिटिल कोएंजाइम ये बनता है, और ये जो पूरी प्रोसेस हो जाती है दैट इज टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाली प्रोसेस है। उसके पहले जो ग्लाइकोलाइसिस हो गया था दैट इज टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म में होता है, ये मैंने बता चुका हूँ। मगर जैसे ही ग्लूकोज से पायरेवेट बनता है, that pyruvate get enter to the mitochondria and it get converted into acetyl coenzyme A by the process of decarboxylation as well as dehydrogenation। डिहाइड्रोजनेशन के प्रोसेस के अंदर जो मैग्नीशियम रहता है ना, दैट इज द एक्टिवेटर। और पायरेवेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का जो एंजाइम रहता है, इधर एंजाइम है देखो, वो एंजाइम का वो एक्टिवेटर रहता है। तो by that process NAD becomes NADH2 and this pyruvate acid get converted into acetyl coenzyme A। अब एक्चुअली ये जो पायरेवेट है दैट इज 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, उसके अंदर 3 कार्बन कंपाउंड रहते हैं। जब ये पायरेवेट डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर सिर्फ 2 ही कार्बन एटम्स रहते हैं, तो दैट इज द 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अभी ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए रहता है वो आगे जाके क्या कर देता है, तो दैट एसिटिल कोएंजाइम ए गेट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब नाम की एक साइकिल आ जाती है, वो क्रेब साइकिल के अंदर वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट क्रेब साइकिल? क्रेब साइकिल कैसे रहते हैं, अभी हम क्रेब साइकिल पढ़ेंगे। तो कम टू द नेक्स्ट पेज जिसके ऊपर क्रेब साइकिल है। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रेब साइकिल। ये क्रेब साइकिल का स्ट्रक्चर है। अब ये जो क्रेब साइकिल है, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट हैंस क्रेब। हैंस क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने साइकिल को प्रपोज किया था, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। इसीलिए उसको क्रेब साइकिल ऐसे बोला जाता है। अब क्रेब साइकिल के अंदर क्या होता है देखो, अभी जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन नाम की जो प्रोसेस थी, या पायरेविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन भी हो गया था और डिहाइड्रोजनेशन भी हो गया था, तो उसमें ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए रहता है जो प्रोड्यूस हो जाता है, ये एसिटिल कोएंजाइम ए अब क्रेब साइकिल के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। अब देखो एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, उसके अंदर 2 कार्बन एटम्स हैं, एंड this 2 carbon containing compound get reacts first of all with the oxaloacetate, yeah, that is also called as वो इसको ही oxaloacetic एसिड ऐसे बोला जाता है। तो एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस oxaloacetate या oxaloacetic एसिड, ये oxaloacetic एसिड इज द 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ये दोनों में रिएक्शन होती है। तो ये oxaloacetate कहाँ से आता है, तो दैट इज ऑलरेडी द कंपाउंड प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब उसको क्रेब साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हैंस क्रेब नाम के साइंटिस्ट से उसको हैन क्रेब साइकिल ऐसे बोला गया है। हैंस क्रेब was the name of scientist who first of all proposed the details of this pathway। उस साइंटिस्ट ने पाथवे के डिटेल्स बताया, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, क्रेब साइकिल ऐसे बोला जाता है। तो ये क्रेब साइकिल होती कहाँ पर है, उसकी साइट क्या रहती है, तो दिस इज टेक्स प्लेस इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स रहता है वो मैट्रिक्स के अंदर ये प्रोसेस की जाती है। अब ये एसिटिल कोएंजाइम 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड रिएक्ट हो जाता है ऑक्सैलोएसिटेट के पास साथ में। ये ऑक्सैलोएसिटेट या ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ये ऑलरेडी
प्रिपेयर्ड कंपाउंड रहता है, पहले से तैयारी रहता है। तो ये एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस एक्सालोएसिटेट, एसिटिल कोएंजाइम ए हैविंग 2 कार्बन एटम्स, एक्सालोएसिटेट हैविंग 4 कार्बन एटम्स, दोनों के बीच में जब रिएक्शन हो जाती है तो एंजाइम इज हियर द सिट्रेट सिंथेटेज, सिट्रेट सिंथेटेज नाम का एक एंजाइम रहता है, and in the presence of that enzyme there is formation of a first product that is nothing but the citric acid। वो पाथवे को या प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सिट्रिक एसिड ऐसे बोला जाता है या सिट्रेट ऐसे बोला जाता है। तो सिट्रेट एसिड इज अ 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एंड दैट इज द फर्स्ट एंड स्टेबल कंपाउंड ऑफ दिस पाथवे, इसलिए क्रेब साइकिल का दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल ऐसे बोला जाता है। क्रेब साइकिल उसका पहला कंपोनेंट रहने की वजह से उसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। फिर सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहते हैं, इसीलिए उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ऐसे भी बोला जाता है। C3 TCA, TCA का मीनिंग है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या पाथवे। तो सिट्रिक एसिड का पहला प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाता है, इसीलिए सिट्रिक एसिड साइकिल बोलना है। या सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर, सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स रहते हैं, इसीलिए उसको टीसीए साइकिल ऐसे बोलना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले स्टेप के अंदर क्या हो जाता है, देखो ये जो सिट्रेट रहता है या जो सिट्रिक एसिड रहता है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक। अब देखो ये सिट्रेट एंड आइसोसिट्रेट कुछ फर्क नहीं रहता, सिर्फ आइसोमर बनता है उसका, आइसो फॉर आइसोमर, सिट्रेट सिट्रेट दोनों सिट्रेट ही रहते हैं, सिर्फ ये उसके आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज आइसोसिट्रेट। कार्बन नंबर देखो दोनों के अंदर सेम है, सिट्रेट के अंदर भी 6 कार्बन नंबर है, आइसोसिट्रेट के अंदर भी 6 कार्बन नंबर है। तो सिट्रेट बिकम्स आइसोसिट्रेट, सिट्रेट का कन्वर्जन किस में किया जाता है, आइसोसिट्रेट में किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, इन नेक्स्ट स्टेप दिस आइसोसिट्रेट अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन एज वेल एज डीकार्बोक्सिलेशन, उसका डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है और डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है। What is the meaning for decarboxylation? That is the process of removal of carbon dioxide. CO2 को रिमूव करने की जो प्रोसेस रहती है उसको डीकार्बोक्सिलेशन ऐसे बोला जाता है। अब आइसोसिट्रेट से ये डीकार्बोक्सिलेशन होके क्या हो जाता है, आइसोसिट्रेट गेट कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो देखो आइसोसिट्रेट के पास 6 कार्बन एटम है और अल्फा कीटोग्लूटारेट के पास 5 कार्बन एटम है, तो एक कार्बन कहाँ चला गया, तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ CO2, वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वहां से रिमूव हो गया। तो इसके वजह से आइसोसिट्रेट बिकम्स अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड देयर इज द रिमूवल ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड। और इधर जो एंजाइम बन जाता है दैट इज कॉल्ड एज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। जो एंजाइम यहाँ पर बन जाता है वो एंजाइम का नाम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का ये एंजाइम यहाँ पर बन जाता है। और आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेशन, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम के प्रोसेस के अंदर आइसोसिट्रेट गेट कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट, तो उसमें जो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं ये हाइड्रोजन आके NAD को रिड्यूस कर देते हैं और उससे बनते हैं NADH2। अब देखो आपको राइट फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 NADH2 बन गए थे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की जो सेकेंड प्रोसेस थी उसके अंदर 2 NADH2 बन गए थे। अब यहाँ पर सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर या क्रेब साइकिल के अंदर पहला NADH2 फॉर्म हो गया है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड द नंबर ऑफ NADH2, कितने बन रहे हैं वो ध्यान में रखना है, क्योंकि NADH2 हमको बाद में
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम की जो चेन रहती है वो चेन के अंदर पढ़ना है। मैंने पहले ही बता चुका हूं कि एक NADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है तो इट विल बी यील्ड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। वो ATP के 3 मॉलिक्यूल्स को बना सकता है। तो इसलिए NADH2 आपको ध्यान में रखना है। तो ये स्टेप के अंदर क्या हो गया है, इन दिस स्टेप the citrate isocitrate get converted into alpha ketoglutarate by the process of decarboxylation as well as dehydrogenation। यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है और डिहाइड्रोजनेशन भी हो जाता है। इसके वजह से ये आइसोसिट्रेट किसमें कन्वर्ट होता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है। अभी अल्फा कीटोग्लूटारेट के पास में 5 कार्बन एटम्स रहते हैं। अभी अल्फा कीटोग्लूटारेट इट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन एज वेल एज डिहाइड्रोजनेशन। अल्फा कीटोग्लूटारेट का डीकार्बोक्सिलेशन भी हो जाता है और डिहाइड्रोजनेशन भी हो जाता है। तो डीकार्बोक्सिलेशन के वजह से उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल आ जाता है और डिहाइड्रोजनेशन की वजह से, और यहाँ पर देखो डिहाइड्रोजनेशन बोले तो अल्फा कीटोग्लूटारेट के हाइड्रोजन निकल आ जाते हैं और उसका NAD का क्या बन जाता है, NAD बिकम्स NADH2। तो यहाँ पर भी आपको NADH2 का नंबर ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये NADH2 जहां जहां पर भी प्रोड्यूस हो जाते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये NADH2 आगे अपने को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर स्टडी करना है। ठीक है, तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, डिहाइड्रोजनेशन भी हो गया, NAD से NADH2 फॉर्म हो गए और आगे जो नेक्स्ट कंपाउंड बन गया दैट इज कॉल्ड एज सक्सिनिल कोएंजाइम ए। अब देखो सक्सिनिल कोएंजाइम ए के अंदर जो कार्बन आइटम रहेंगे वो 4 रहेंगे। कैसे 4 रहेंगे, अल्फा कीटोग्लूटारेट के पास में 5 कार्बन आइटम है, उसके अंदर एक डीकार्बोक्सिलेशन हो गया है, फिर आगे वो सक्सिनिल कोएंजाइम ए के थ्रू उसमें 4 कार्बन आइटम रहेंगे। तो ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए जो है, ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए क्या हो जाता है, उसमें से ये जो कोएंजाइम ए रहता है वो निकल जाता है और फिर उससे बनता है दैट इज कॉल्ड एज सक्सिनेट। उससे सक्सिनेट, देखो कोएंजाइम ए इधर निकला है, बाजू में निकल के चला जाता है। तो सक्सिनिल कोएंजाइम ए में से जब कोएंजाइम ए निकलता है तब उससे बनता है सक्सिनेट, और सक्सिनेट से कोएंजाइम ए निकलने की वजह से यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो जाती है that energy is utilized for the synthesis of GTP. That GTP is nothing but the ATP. वो जो GTP रहता है वो इक्वल टू ATP ही रहता है। जितने GTP बनते हैं वो इक्वल टू ATP रहते हैं। तो इधर ATP लिखा हुआ है नीचे, तो वो इससे ATP बनता है। अभी प्रोडक्ट क्या बना है इधर, दैट इज कॉल्ड एज सक्सिनेट। सक्सिनेट ये दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सक्सिनिक एसिड। उसको सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड ऐसे बोला जाता है। अभी सक्सिनिक एसिड अंडरगो डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन बोले तो देयर इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसके हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाते हैं। मगर यहाँ पर सक्सिनेट का डिहाइड्रोजनेशन होने की वजह से आगे बनता क्या है, तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमारेट, वहां फ्यूमारेट बन जाता है। और सक्सिनेट टू फ्यूमारेट जब बन जाता है तो ये सक्सिनेट टू फ्यूमारेट बनने के वजह से यहाँ पर FAD बिकम्स FADH2। अब ये स्टेप ध्यान में रखना है आपको कि इन बिटवीन सक्सिनेट एंड फ्यूमारेट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ FADH2। FADH2 का लॉन्ग फॉर्म है फ्लाविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड रिड्यूस्ड, उसको FADH2 ऐसे बोला जाता है। अभी FADH2 की भी वैल्यू आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर एक FADH2 से 2 ATP बनने वाले हैं। अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको ध्यान में आएगा कि एक NADH2 के वजह से 3 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे और एक FADH2 की वजह से
2 एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ऐसे ये सक्सीनेट का डिहाइड्रोजनेशन होने की वजह से आगे क्या बनता है, द नेक्स्ट कंपाउंड इज कॉल्ड एज फ्यूमेरेट। नेक्स्ट कंपाउंड फ्यूमेरेट बन जाता है। मगर ये प्रोसेस के अंदर जो डिहाइड्रोजनेशन हो जाती है, इन दिस प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रोजनेशन द FAD becomes FADH2। FAD का कन्वर्जन किसमें हो जाता है, FADH2 के अंदर हो जाता है। फिर ये सक्सीनेट से बनता है फ्यूमेरेट। ठीक है, अब फ्यूमेरेट के अंदर जब आप वाटर ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर करेंगे, तो फ्यूमेरेट बिकम्स मैलेट। ये फ्यूमेरेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है, ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बाहर से एक वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है और उसमें ऐड हो जाता है, ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल द फ्यूमेरेट बिकम्स मैलेट, या फ्यूमेरिक एसिड बिकम्स मैलिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये मैलेट का क्या हो जाता है, देखो सबसे लास्ट में, दिस मैलेट अंडरगो डिहाइड्रोजनेशन, इसका भी डिहाइड्रोजनेशन होता है, एंड अगेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एक्सैलोएसीटेट। और आगे चल के क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सैलोएसीटेट फॉर्म हो जाता है। अब ये एक्सैलोएसीटेट और प्रोड्यूस होने की वजह से ये साइकिल रहती है। साइकिल का मीनिंग क्या है, दिस प्रोसेस ऑकर कंटिन्यूअसली अगेन एंड अगेन। जब और न्यू एसिटिल को एंजाइम इधर से आएगा, तो ये अभी प्रोड्यूस हुआ वाला जो एक्सैलोएसीटेट रहता है और उसके साथ में रिएक्ट हो जाता है, और ई सिट्रिक एसिड फॉर्म होके फिर साइकिल और क्या की जाती है, कंटिन्यू की जाती है, ऐसे कंटिन्यू की जाती है। मगर यहाँ देखो, मैलेट के पास आ गए। अब मैलेट अंडरगो डिहाइड्रोजनेशन और उसका क्या बन गया है, एक्सैलोसक्सिनेट बना है। तो मैलेट का NAD से और किस में कन्वर्जन हो जाता है, NADH2 के अंदर कन्वर्जन हो जाता है। तो NAD becomes NADH2, और यहाँ NADH2 फॉर्म हो गया है, और ये NADH2 फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट गेट कन्वर्टेड इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। उसके और 3 ATP के मॉलिक्यूल्स बनने वाले हैं। तो ऐसे ये क्रेब साइकिल हो जाती है। अब यू हैव टू कीप इन माइंड कि एक एसिटिल को एंजाइम की वजह से, ये देखो ये एक एसिटिल को एंजाइम की वजह से ऐसे एक क्रेब साइकिल हो गई। मगर अभी मैंने बताया था कि एक ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तब उसके 2 पायरेवेट बनते हैं। तो 2 पायरेवेट बनते हैं तो 2 एसिटिल कोएंजाइम ये बनना है। अगर एक एसिटिल कोएंजाइम से ऐसी साइकिल हो जाती है, तो दूसरे वाले एसिटिल कोएंजाइम से भी और एक ऐसी साइकिल होना है। बोलो तो उसका मीनिंग ये है कि एक क्रेब्स एक ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए क्रेब साइकिल को डबल होना पड़ता है। ट्वाइस क्रेब साइकिल हैव टू बी ऑकर for the oxidation of one glucose molecule during the process of aerobic respiration। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऐसे ट्वाइस प्रोसेस की जरूरत है। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जितने भी NADH2 फॉर्म हो गए हैं, NADH2 देखो थ्राइस 3 जगह NADH2 फॉर्म हो गए हैं, तो आपको वहां पर डबल कंसिडर करना है। डबल कंसिडर करना है बोलो तो ये 2 कंसिडर करना है, ये 2 कंसिडर करना है, ये 2 कंसिडर करना है। फिर इधर एक जगह FADH2 फॉर्म हो गया है, उसको भी डबल कंसिडर करना है, तो 2 FADH2 फॉर्म हो गए। और इधर एक जीटीपी प्रोड्यूस हो गया, दैट जीटीपी इज नथिंग बट द एटीपी, उसको भी डबल कंसिडर करना है। तो यहाँ 2 एटीपी प्रोड्यूस हो गए, ऐसा उसका मीनिंग है। बोले तो आपको ध्यान में रखना है कि एक ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए या अंडर वन एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वी हैव टू कीप इन माइंड देयर इज द ट्वाइस प्रोसेसेस ऑफ क्रेब साइकिल। ये क्रेब साइकिल के जो प्रोसेसेस है वो डबल हो जाते हैं।
इसलिए ANADH2 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 ऐसे 3 NADH2 एक क्रेब साइकिल के अंदर हो गए हैं। अगर क्रेब साइकिल ट्वाइस हो जाती है, डबल हो जाती है, तो ऐसे 6 NADH2 क्रेब साइकिल के बनेंगे और 2 FADH2 क्रेब साइकिल के बनेंगे। ठीक है, तब अगर ये 6 NADH2 सिर्फ क्रेब साइकिल में बने हुए हैं, तो उसके पहले कितने NADH2 बने हुए हैं? तो देखो मैंने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बताया था कि वहां पर भी 2 NADH2 फॉर्म हो जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 NADH2 फॉर्म हो जाते हैं और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नाम की जो प्रोसेस हो गई थी, उसके अंदर 2 NADH2 फॉर्म हो गए हैं, तो वो 4 हो गए और ये 6 हो गए। ऐसे अब तक 10 NADH2 बन चुके हैं, 10 NADH2 बन चुके हैं। एंड हाउ मेनी FADH2? तो FADH2 पहली बार यहाँ पर ही बना है, मगर ये क्रेब साइकिल जब ट्वाइस होगी तब इसके 2 FADH2 आपको यहाँ कंसिडर करने पड़ेंगे। तो होता क्या है, ये दो यहाँ के 6 NADH2 और पहले के 4 NADH2, ऐसे 10 NADH2 अब नेक्स्ट प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस? दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट वाले प्रोसेस को हमको पढ़ना है, उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। तो 10 NADH2 और 2 FADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंट्री करेंगे तो उससे हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म्ड देयर, कितने एटीपी मॉलिक्यूल वहां फॉर्म हो जाते हैं। मैं राइट फ्रॉम बिगिनिंग आपको पहले से बताते आ रहा हूं कि जब एक NADH2 का ऑक्सीडेशन होता है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो उससे 3 एटीपी मिलने वाले हैं। अगर एक NADH2 अगर 3 एटीपी मॉलिक्यूल देने वाला है, तो 10 NADH2 जब उसमें एंटर हो जाएंगे तो कितने एटीपी को बनाएंगे? टाइप करो। अगर एक NADH2 से 3 एटीपी बनने वाले हैं, तो अब तक जो 10 NADH बने हुए हैं उससे कितने एटीपी मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 30 एटीपी मॉलिक्यूल करेक्ट है। और एक FADH अगर 2 एटीपी मॉलिक्यूल देने वाला है, तो अपने पास 2 FADH है, तो उसके कितने मिलने वाले हैं? 4 एटीपी मॉलिक्यूल बनने वाले हैं। तो ये 30 एटीपी मॉलिक्यूल NADH से बनने वाले हैं और 4 एटीपी मॉलिक्यूल FADH से बनने वाले हैं। ये कितने हो गए? 34 एटीपी मॉलिक्यूल्स बन गए। और बाकी 4 कहाँ मिलते हैं? ऐसे एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो बाकी के जो 4 रहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 एटीपी बने थे। अब देखो इधर 2 जीटीपी बने हुए हैं, 2 जीटीपी बोले तो दैट बिकम्स इक्वल टू द 2 एटीपी। 2 जीटीपी और 2 एटीपी में सेम वैल्यू रहती है। 2 जीटीपी को ही 2 एटीपी, हाँ, 2 जीटीपी को ही 2 एटीपी ऐसे बोला जाता है। तो ऐसे टोटल मिला के 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो अभी हमको आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ना है कि जिसके अंदर ये एक NADH2 3 एटीपी मॉलिक्यूल को कैसे प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द क्रेब साइकिल। और एक FADH2 2 एटीपी मॉलिक्यूल को कैसे प्रोड्यूस करवाता है। तो मैं देखो अभी प्रोसेस तो एक NADH2 की ही बताऊंगा। एक NADH2 के अंदर जैसे 3 एटीपी मॉलिक्यूल बनने वाले हैं, वैसे 10 NADH2 के अंदर 30 बनने वाले हैं। मैं प्रोसेस तो अभी आपको एक FADH2 की ही बताने वाला हूँ। जैसे एक FADH2 के अंदर एक 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनने वाले हैं, वैसे 2 FADH2 के अंदर 4 एटीपी मॉलिक्यूल बनने वाले हैं। तो ऐसे ये क्रेब साइकिल यहाँ पर, एंड यू हैव टू कीप इन माइंड NADH2 कितने फॉर्म हो जाते हैं और FADH2 कितने फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि अगले वाले प्रोसेस के अंदर वही इंपॉर्टेंट रहते हैं। So one NADH2 will be 3 ATP molecule and one FADH2 will be 2 ATP molecule. How it becomes, ये कैसे प्रोड्यूस हो जाता है, उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा दैट इज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हेलो सर।
में आ जाती है, वो ईटी सिस्टम के अंदर हमको वो पढ़ना है। हेलो सर। इज ऑन नेक्स्ट पेज। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम की जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट पेज पे पढ़ने को मिलेगी। कम टू नेक्स्ट पेज। हेलो सर। हाँ, जीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? किसका? जीटीपी। ग्वाइनाइन ट्राइफॉस्फेट। थैंक यू सर। हाँ, जैसे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट रहता है ना, वैसे ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। Sir, less than 1 minute we have. You all have to rejoin immediately. Less than 1 minute we have. Hello, sir. हेलो, Sir, can you tell the full form of NADH again, sir? निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड रिड्यूस्ड। Okay, sir. Thank you, sir. निकोटिनामाइड, N for nicotinamide, A for adenine,